गौतम दुगर साहब ने 2012 से मोतीलाल ओसवाल में कंज्यूमर एनालिस्ट के तौर पर अपनी शुरुआत की और 2015 से आप हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हैं। 40 से ज़्यादा एनालिस्ट की टीम आपके पास है, 17 से ज़्यादा सेक्टर्स आप कवर करते हैं और 220 से ज़्यादा स्टॉक्स पर बड़ी एक्टिव कवरेज आपकी पूरी रिसर्च टीम की और आपकी है। और खुद स्वयं गौतम जी ज़्यादा एफएमसीजी शेयरों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। वैसे तो हेड है तो सारी रिसर्च वो देखते ही देखते हैं। और इसके अलावा आपने आईएम कलकत्ता से मैनेजमेंट डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अलावा मुंबई में आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और चूँकि आप हेड ऑफ रिसर्च है, आपका काम सारा कंपनियों के पूरे एनालिसिस करना, नतीजों का सीजन हमने ताज़ा कल ख़त्म किया है, तो सबसे पहले उसी का एनालिसिस कर दीजिए सर। कैसा लगा ये रिजल्ट सीजन? क्या अच्छा था, क्या खराब? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जहाँ तक अर्निंग्स का सवाल है, ये क्वार्टर के जो नतीजे थे काफी डिसेंट थे। आई मीन थोड़ा सा इनलाइन से बेटर ही कहूंगा। जो हमारा कवरेज यूनिवर्स है 228 कंपनीज का, वहां पे 15% का अर्निंग्स ग्रोथ आया है। एक्सपेक्टेशन 14% का था। निफ्टी में हमने 16% का अर्निंग्स ग्रोथ देखा है, एक्सपेक्टेशन 14% का था। दो सेक्टर्स काफी हावी थे जिन्होंने अर्निंग्स को लीड किया, फाइनेंशियल्स और ऑटो। जैसे कि हमारी बात हुई थी प्रीव्यू के टाइम पे भी, ये दो सेक्टर्स अर्निंग्स ड्राइव करेंगे और वैसे ही हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल्स हटा के नतीजे देखते हैं तो निफ्टी में अर्निंग्स ग्रोथ केवल 7% है और हमारे कवरेज यूनिवर्स में 5% है, जो कि फिर भी इनलाइन है। और पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखना चाहें तो कमोडिटीज हटा के देखिए, मेटल्स और ऑयल एंड गैस। अगर ये हटा के देखते हैं तो निफ्टी में अर्निंग्स ग्रोथ करीबन करीबन 34% है और हमारे ब्रॉडर कवरेज यूनिवर्स में 30% है, जो कि अगेन इन लाइन है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से ये ट्रेंड रहा है कि फाइनेंशियल्स नंबर्स को ऊपर खींच रहा है और कमोडिटीज नंबर्स को नीचे ले रहा है। सो अगर आप ये क्वार्टर भी देखें तो लगभग लगभग सिमिलर रहा है। देन कंज्यूमर आईटी इनलाइन टाइप के नतीजे आए हैं। फिर आप देखेंगे फार्मा वगैरह में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। ओवरऑल फुल ईयर देखने जाए, FY23 पूरा साल का नंबर देखेंगे तो निफ्टी ने करीबन 11% का ईपीएस ग्रोथ किया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कहूंगा मैं, बिकॉज ये बहुत हाई बेस पे आया है। FY22 में आपने देखा था 34% का ईपीएस ग्रोथ था, उसके ऊपर आपने 11% देखा है। और ये 11% जो आया है FY23 में काफी दिक्कतों के बावजूद आया है। आपने देखा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ है, जिससे कमोडिटी प्राइसेस काफी स्पाइक अप हो चुके थे। फिर इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर गए ये साल, 250 बेसिस पॉइंट अगर आप इंडिया के इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो काफी चैलेंजेस रहे FY23 में। और हाई बेस होने के बावजूद आपको 11% का अर्निंग्स ग्रोथ ये साल में देखने मिला है। हमने FY23 ₹807 के ईपीएस पे बंद किया है और आगे हमारा अनुमान है लगभग ₹970 का ईपीएस FY24 में आपको दिखेगा। ओके, तो 900 ये जी समरी रही है जी। फोर्थ क्वार्टर और FY23 अर्निंग सीजन की। ओके, तो 970 की अर्निंग आप निफ्टी की मानकर चल रहे हैं पूरे साल की, राइट सर? उस हिसाब से क्या फेयर वैल्यूएशन बाजार के होते हैं आपके लिए? आपके हिसाब से फिर काम पहुंचना चाहिए। देखिए अनिल जी, बाजार का ऐसा है कि अगर आप आज के लेवल्स पे देखते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, जो कि FY24 मार्च 24 है, तो लगभग फेयरली वैल्यूड लगता है बाजार। 19-20 के रेंज में है पीई मल्टीपल आगे का, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से काफी मेल खाता है। 15 साल का 10 साल का एवरेज आपका 18.5 से 19.5 का पीई मल्टीपल है। बट होता क्या है कि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप सितंबर तक पहुंचोगे तो आपका वैल्यूएशन जो है वो FY25 को डिस्काउंट करना चालू कर देगा। और आज का हमारा जो FY25 का ईपीएस है वो 1110-1120 के रेंज में है। अगर आप लगभग सिमिलर मल्टीपल देते हैं वहां पे भी 19-20 का, तो आपको दिखता है कि 21-22 हजार का निफ्टी भी पॉसिबल है, बशर्ते FY25 का ईपीएस डाउनग्रेड ना हो। सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैक्रो काफी इंप्रूव हो गया। कल आपने जीडीपी ग्रोथ के नंबर देखे, अभी आप एनालिसिस कर रहे थे, काफी पॉजिटिव सरप्राइज था। 7.2% फुल ईयर का। अगले साल का आरबीआई का अनुमान है 6.5%। इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, करंट अकाउंट कंट्रोल में है, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में है और इंटरेस्ट रेट्स का पीक हमने देख लिया है। सो मैक्रो लेवल पे काफी एक स्टेबिलिटी दिख रहा है और एक पॉजिटिव बैकड्रॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर अर्निंग्स आपका साथ दे, 14-15% भी अगर आता है, ना कि 20, 14-15 भी आता है, तो मार्केट को एक कैटलिस्ट मिलेगा यहां से भी 10-15% एक साल में ऊपर जाने के लिए। तो ये कहना सही रहेगा कि आज के लेवल से बाजार रफली अर्निंग्स ग्रोथ को ट्रैक करेगा, क्योंकि री रेटिंग की उम्मीद मुझे कम लगती है
जिस तरह के इंटरेस्ट रेट पे अभी हम बैठे हैं, बहुत ज्यादा री रेटिंग होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। और जो मैक्रो बैकड्रॉप है हुँ, उसमें डी रेटिंग की भी संभावनाएं मुझे कम लगती है। सो हुँ, बाजार का जो मूवमेंट है वो लगभग अर्निंग्स को ट्रैक करेगा। मान लीजिए अगले 12 महीने 15 महीने में आपका अर्निंग्स ग्रोथ 15% आता है, तो ये उम्मीद करना कि बाजार भी आपको 14-15% रिटर्न दे, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बहुत फेयर एक्सपेक्टेशंस होंगे। हुँ। तो अर्निंग ग्रोथ अब ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है बजाय इसके कि पी री रेटिंग हो, पी मल्टीपल कम या ज़्यादा हो, वो होने की संभावना न ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ। बेहद बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया भी है गौतम सर। अब ये बताएं सर कि इन नतीजों के दम पर वित्त वर्ष 2024 का आपने अंदाज़ा भी दिया, कहाँ आपको लगता है कि निवेश के अच्छे मौके बनते हैं? फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कंपनियां हैं जो आपको अर्निंग्स के लिहाज से कंफर्ट कॉन्फिडेंस दे रही है कि हाँ, यहाँ अभी भी पैसा लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं? अनिल जी, 3 या 4 सेक्टर हैं जो हमको अच्छे लगे हैं, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी ओवरवेट और जिसकी बात हमने पहले भी की थी अप्रैल में जब हमने प्रीव्यू पे डिस्कशन किया था। तो एक तो बहुत ही ऑब्वियस सेक्टर है फाइनेंशियल्स, जो अर्निंग्स को बहुत स्ट्रांगली लीड कर रहा है। एफवाई 23 में भी हमने देखा, पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं फाइनेंशियल बहुत तेजी से बाजार को लीड कर रहा है अर्निंग्स में। तो एफवाई 23 में अगर आप निफ्टी के फाइनेंशियल कंपनीज का मुनाफा देखते हैं तो करीबन करीबन 2,10,000 करोड़ था, जो हमारी उम्मीद है कि अगले 2 साल में 17-18% का सीएजीआर होगा और एफवाई 25 में ये प्रॉफिट पूल 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा केवल फाइनेंशियल्स का निफ्टी में। अब देखिए एफवाई 20 में पूरे निफ्टी का प्रॉफिट 3.5 लाख करोड़ था और एफवाई 25 में जो कि 5 साल के बाद केवल फाइनेंशियल्स के जो 11 कंपनीज है निफ्टी में उनका प्रॉफिट 3 लाख करोड़ हो सकता है। तो ये एक सेक्टर हमको अच्छा लग रहा है, प्राइवेट बैंक, एसबीआई, एनबीएफसी भी, बजाज फाइनेंस भी, महिंद्रा फाइनेंशियल्स भी। दूसरा, जहां हमारा व्यू अप्रैल में चेंज हुआ था 2 साल के बाद, वो है कंजम्पशन, जहां हमने न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया था स्टांस, स्टेपल्स एज वेल एज डिस्क्रिशनरी। तो आईटीसी इसमें हमारा सबसे बड़ा टॉप एब्सोल्यूट आइडिया है पिछले 1 साल से। हालांकि काफी चल गया है, बट यहां से भी हमको लगता है 10-15% रिटर्न बनने की उम्मीद है। दूसरा, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये स्टॉक हमें स्टेपल्स में ठीक लगते हैं। और डिस्क्रिशनरी में काफी लंबा लिस्ट है जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि टाइटन है, मेट्रो, वेदांत फैशन, होटल के दोनों कंपनीज हैं, इंडियन होटल और लेमन ट्री। सो डिस्क्रिशनरी में हमको काफी वेराइटी ऑफ स्टॉक्स ठीक लगते हैं, बिकॉज वहां पे हमको लगता है कि भाई ग्रोथ स्टेपल से ज्यादा हो सकता है और इंप्रूवमेंट होने के काफी आसार है वहां पे, फुटफॉल्स में, सेम स्टोर ग्रोथ में। क्यूएसआर भी आप उसमें गिन सकते हैं, जैसे कि जुबिलेंट है जो काफी 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म करता आ रहा है, तो वहां पे हमको एक थोड़ा सा रिबाउंड होने का उम्मीद दिखता है। तो वो हो गया स्टेपल्स और कंजम्पशन। तीसरा, ऑटो, जहां पे हमने काफी 6 महीना पहले व्यू चेंज किया था और ये सेक्टर में एक अलग मोमेंटम है। पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि वापस से इस बार फिर से अर्निंग्स अपग्रेड हुआ है। 14-15 क्वार्टर्स के डाउनग्रेड, कंसेक्यूटिव डाउनग्रेड के बाद पिछले 2 क्वार्टर हमने अपग्रेड्स होते हुए देखे हैं और ये क्वार्टर भी ऑटो में हमने अपग्रेड देखा है। तो ऑटो में हमारी पसंद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, और फिर ऑटो कॉम्प में हमको भारत फोर्ज, मदरसन, ये अच्छे लगते हैं। और चौथा सेक्टर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे हालांकि अभी न्यूज फ्लो बहुत पॉजिटिव नहीं है और मोमेंटम भी कोई फेवर में नहीं है, वो है आईटी, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस। मुझे पता है वहां पे अभी डिमांड को लेके काफी कंसर्न है, यूएस के मार्केट को लेके भी आईटी में काफी असर होता रहता है, बट अगर आप देखेंगे उन्होंने फिर भी ये क्वार्टर में इनलाइन नंबर्स दिए हैं, बैरिंग इन्फोसिस। और यहाँ पे आपको एक फ्री कैश फ्लो जनरेशन की वजह से डिविडेंड यील्ड और पे आउट का काफी सपोर्ट मिलता है वैल्यूएशंस को फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिसको एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया है, वहां पे आप, हो सकता है आईटी में आपको कुछ ज्यादा एक्शन ना दिखे, बट जिसका नजरिया 1 से 3 साल का है, मुझे लगता है आईटी लार्ज कैप काफी अच्छे लेवल्स पे अभी है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव। सो ये 4 सेक्टर है जहां हमको अच्छा लगता है। और फिर ऑब्वियसली कैपेक्स पे हमारा ओवरवेट बना ही है, वहां पे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए गौतम सिंह की तरफ से 4 बेहतरीन थीम्स जो उन्हें पसंद है। बैंक्स और एनबीएफसी ये पहली थीम है, कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स ये दूसरी थीम है, जिसमें आईटीसी यहाँ से भी 10-15% की ओर बढ़त दिखा सकता है। टाइटन, वेदांत फैशन, लेमन ट्री, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, आईटीसी जैसे शेयर पसंद है। इसके अलावा क्यूएसआर में जुबिलेंट फूड जैसे भी शेयर पसंद है। तीसरी थीम है ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों की, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स के अलावा भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे शेयर पसंद है। और आईटी शेयरों में भी दिग्गजों पर बुलिश है, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस जैसी कंपनियों पर। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे वैल्यूशंस पर
नतीजों पर और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पर हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। छोटे से